नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में हो रहे उपचुनावों के लिए अब कमर कसनी शुरू कर दी है। सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी 10 में से अपने हिस्से की 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही शेष 5 सीटों को भी जीतने की रणनीति बना रही है। उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने सभी 10 सीटों पर 16 मंत्रियों की टीम तैनात कर जीत पक्की करने की जिम्मेदारी दे दी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर को छोड़ सभी सहयोगी दलों के मंत्री भी मौजूद रहे। इस बैठक में उपचुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके बाद 16 मंत्रियों की टीम का गठन कर सभी को अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों की टीम में बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कुछ सीटों पर 2 तो कुछ पर 1 मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके साथ संगठन के भी पदाधिकारियों को लगाया जाएगा। बीजेपी दरअसल उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार के घाव को भरना चाहती है। इसलिए मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के अभी से क्षेत्रों में डटे रहने के लिए कह दिया गया है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव अब पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच दलितों पर विशेष फोकस करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव की ये रणनीति उपचुनाव के साथ 2027 विधानसभा को लेकर भी बन रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के साथ इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, जिसमें विशेष तौर पर यादव और मुस्लिम समाज के साथ दलित समाज ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। अब अखिलेश यादव का ऐसा मानना है कि अगर उन्हें 2027 में सत्ता में आना है तो उन्हें डी फैक्टर यानी कि दलित फैक्टर पर लगातार कार्य करना होगा। इस बार के चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर बड़ी संख्या में दलितों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दिया, पर अब ये सिलसिला बरकरार रहे, इसके लिए अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव की इस समाज को अपने साथ साधने की रणनीति भी लोकसभा में साफ तौर पर दिखाई दी। एक तरफ अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को प्रथम पंक्ति में जगह दी, तो वहीं अगर लोकसभा के उप स्पीकर का नाम आगे करने की बात हुई तो गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद का नाम आगे करने का भी मन सपा बना रही है। इसके अलावा दलित समाज से ही आने वाले आर.के. चौधरी को भी अखिलेश यादव संसद में खूब जगह दे रहे हैं। आर.के. चौधरी का शपथ ग्रहण के बाद से ही सेंगोल को लेकर के दिया हुआ बयान लगातार चर्चा में बना हुआ है। ऐसे ही अखिलेश यादव दलित समाज से आने वाले नेताओं को तरजीह देने के साथ ही ग्राउंड स्तर पर भी इस समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के सूत्रों की माने तो संसद के अलावा अब यूपी में भी दलितों को रिझाने के लिए नए सिरे से अभियान चलने वाला है। इसमें जिलों के साथ साथ गांव में होने वाली पीडीए पंचायत में पार्टी के दलित नेता अपने समाज की पंचायत लगाएंगे और बड़ी संख्या में इस समाज को जोड़ने की कवायद अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आयोग ने भले ही कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, पर सभी दल अपने अपने स्तर से सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी भी इन 10 में से अपने हिस्से की 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही शेष 5 सीटों को भी जीतने की रणनीति बना रही है। उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री ने अब अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने सभी 10 सीटों पर 16 मंत्रियों की टीम
तैनात कर जीत पक्की करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली सपा को विश्वास है कि उपचुनाव में भी उनकी साइकिल फुल स्पीड से दौड़कर बीजेपी को शिकस्त देने का कार्य करेगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रत्नेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत रत्नेश जी आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजू शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक कुमार तिवारी जी, क्योंकि उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिले हार के घाव को भरना चाहती है, इसलिए मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज कराने के अभी से क्षेत्रों में डटे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन 10 सीटों की जिम्मेदारी की कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में संभाल ली है। आप इन सीटों को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो आपके परिणाम आए उससे लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि आपका जोश जो है वो पूरा हाई है। और सदन में तो आज देखा ही कि किस तरीके से अखिलेश यादव, कल हमने राहुल गांधी को देखा कि किस तरीके से लगातार उनका जो जोश है वो हाई नजर आ रहा है। जी रेशु जी देखिए, मंत्री जी कमान संभाल लें, कोई भी कमान संभाल ले, जब लोकप्रियता घट जाती है, जनता के बीच जो है सम्मान कम हो जाता है पार्टी का, जनता के बीच उसकी पसंदगी नहीं रह जाती है, तो वो दौर चलता है कुछ टाइम तक, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। अब वो कितने भी मंत्री लगा लें, कोई भी मंत्री लगा लें, मंत्रियों को देख करके लोग दूर भागते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि मंत्रियों से मिलना नहीं चाहते लोग, क्योंकि इनका शासनकाल ही ऐसा रहा है, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो। इनके शासनकाल में खास तौर से दलित की बहुत उपेक्षा हुई है, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, पिछड़ों को जो है ठगा गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, नौकरियां नहीं निकाली गई हैं, जो निकाली गई है उसमें परीक्षा लीक कर दी गई है। सरकारी नौकरियों का ही सहारा होता है दलित का, दलित को जो है प्राइवेटाइजेशन ने मार दिया है, तमाम सार्वजनिक उपक्रम भेज दिए गए हैं। ये सारी बातें दलित समझ रहा है, पिछड़ा भी समझ रहा है, अल्पसंख्यक भी कहीं न कहीं से है। सवाल इस बात का है, और अगड़े भी, अगड़ों में गरीब ब्राह्मण, जो कमजोर ब्राह्मण है वो, जो पीड़ित ब्राह्मण है वो, जो सवर्ण में ठाकुर की भी कहीं कहीं दिक्कतें आई हैं, मतलब जो है क्षत्रिय वर्ग भी परेशान है। तो सवाल इस बात का, वैश्य भी जो है, वैश्य भी व्यापार उसका जो है ठीक चल नहीं पा रहा है, जीएसटी की मार पड़ रही है, तमाम करप्शन की मार पड़ रही है। सवाल इस बात का है कि मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, लघु उद्योग जो है हमारे काफी प्रभावित हुए हैं। तो इस समय जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ है। ठीक है, इस समय जो माहौल है, रत्नेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है, और यही बातें आज सदन के भीतर अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे थे। अभी देखिए, इन्होंने पीडीए का मुद्दा उठाया, और लोकसभा चुनाव में आपको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसी वजह से हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पीडीए का इन्होंने मुद्दा उठाया, इनको उसका लाभ मिला। अब तक तो ये पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब देखिए अगड़ों की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके तो अब अगड़े भी सताए हुए हैं। ऋतु जी, आपको और दोनों साथी प्रवक्ताओं को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। ऋतु जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है, और हम ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ये 10 सीटें जीत कर आएंगे। हाँ, लोकसभा चुनाव में हमें कुछ नुकसान हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि सपा और कांग्रेस ने जो संविधान संशोधन और आरक्षण को लेकर जो झूठ बोला, उसको हम काउंटर नहीं कर पाए। दूसरी बात, अब जनता के सामने इनके 85 और 1 लाख के खटाखट का जो झूठ था वो एक्सपोज हो चुका है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता समझ चुकी है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला, ये कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला। झूठ बोला किसने, ये तो बता दीजिए ना। आप बनारस को क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, आपने 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया, अखिलेश यादव आज इस बात को कह भी रहे थे कि जो 10 साल पहले आपने गांव गोद लिया, गोद तो ले लिया, लेकिन उसकी सुध आज तक नहीं रही, ना वहां पर ना सड़कें हैं, ना वहां पर बिजली है। वो गांव तो आपने पूरी तरीके से अनाथ कर दिया, इससे अच्छा तो आप गोद ही नहीं लेते। देखिए ऋतु जी, पहली बात तो ये, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी इतना झूठ बोलते हैं सदन में, क्योंकि सदन की कार्रवाई को हम लोग न्यायालय में नहीं ले जा सकते, इसलिए वहाँ वो कितना भी झूठ बोले। और अभी सपा के प्रवक्ता सुन रहे थे
कि जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब क्षत्रिय है, जो गरीब वैश्य है, वो बड़ा पीड़ित है। अरे सपा के प्रवक्ता महोदय, आपको वो दिन नहीं भूलना चाहिए कि जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसी गरीब ब्राह्मण, इसी गरीब क्षत्रिय और इसी गरीब वैश्य को दिया जा रहा था, तो केवल 2 दलों ने उसका लोकसभा में विरोध किया था। उसमें से एक समाजवादी पार्टी थी, दूसरी आरजेडी थी। उस दिन आपको नहीं समझ में आया आपके नेता को कि इन गरीब ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्यों का विरोध क्यों किया जाए। कल इन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता मेरे साथ थे, वो ईडब्ल्यूएस कोटे को सुदामा कोटा कहकर अपमानित कर रहे थे। ये लोग क्या है, इनका स्टैंड ही नहीं क्लियर है। अरे भाई, आप किस मुंह से गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से समर्थन मांगते हैं? आपने तो उनके लिए आरक्षण का विरोध किया और सदन में किया, आपको शर्म नहीं आती है? और रही बात जो कि हमने कोटो बनाने की बात की थी, रितु जी, आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली ना हो और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क ना हो। आप अगर अनुमति दे तो मैं अभी अपने गांव में हूँ, वहीं से निकल कर दिखाऊंगा। नहीं, आपके गांव की बात ही नहीं कर रहे ना सर रत्नेश जी, आपके गांव की बात ही नहीं कर रहे। बात तो उस गांव की यहाँ पर कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया था। प्रधानमंत्री ने गोद लिया, लेकिन उस गांव की सुध उन्होंने नहीं ली। अगर आप कह रहे हैं तो इस बात पर जवाब देना चाहिए था ना, फिर सदन के भीतर ही जवाब देना चाहिए था। जवाब तो नहीं दिया गया ना, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। अरे मैडम, आप जब पूरे हिंदुओं को हिंसक बोलेंगे, पूरे हिंदू समाज को अराजक बोलेंगे, तो ऐसे लोगों ये अलग विषय है, वो अलग विषय है, दोनों चीजें अलग है ना, दोनों को एक साथ मत जोड़िए। वो अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे लगातार और अभी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये गांवों की बात है। आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास किया है। उन्होंने तो सीधा सा एक प्रश्न पूछा ना सर कि अगर विकास किया है तो उस गांव की सुध आपने क्यों नहीं ली? और वो सारे हिंसक है क्या? मतलब राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोलकर ये बता दिया। नहीं, विषय को मत भटकाइए। सवाल आपसे कुछ पूछ रही हूँ और जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मतलब आप सीधा सीधा इसका जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ पर विकास हुआ है वो तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं, जहाँ विकास पहुंचा ही नहीं वहाँ की बात नहीं करना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई भला? रीतू जी, आप मुझे वो गांव बता दीजिए जहाँ बिजली नहीं है। आप मुझे वो गांव बता दीजिए। आपने क्यों नहीं बताया? अखिलेश यादव तो आज सदन में खुलकर बोल रहे थे ना, फिर क्यों नहीं कहा गया? अखिलेश यादव उस गांव में गए? अखिलेश यादव कितने गांव में गए हैं? अखिलेश यादव कितने गांव में गए हैं? मैं पूछता हूँ कि अरे तो आप कह दीजिए ना, आप कह दीजिए कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, विकास हुआ है उस गांव का। आप कह दीजिए ना, वो तस्वीरें तो हम मंगा देंगे, हम भी तस्वीरें मंगा लेंगे ना सर शाम तक रिपोर्टर से, हम भी आपको भेज देंगे। ऐसा नहीं है ना कि हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी, मैं वापस से आऊंगी आपके पास। लेकिन अशोक कुमार तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जी तिवारी जी। जी देखिए, ये सरासर गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो सच कहा है। जो गांव गोद लिए गए हैं उनमें विकास नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ। आपने अभी कहा कि आप रिपोर्ट मंगवा लेंगी, अच्छी बात कहा आपने, और यही बात मैं कहना चाहता था बीच में। जी ठीक है, मैं आऊंगी वापस से आप दोनों के पास। लेकिन राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज शर्मा जी, आज अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, उससे पहले राहुल गांधी को भी इस पूरे देश ने सुना। और राहुल गांधी ने कहा कि अवधेश प्रसाद ने उन्हें बताया कि बीजेपी के शासनकाल में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन छीनी गई, लेकिन उन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला। इसी तरीके से उन्होंने छोटे दुकानदारों और मकानों को तोड़ने और आम लोगों को अयोध्या में सड़क पर लाने का दावा कल किया था। राहुल ने आरोप लगाए कि यूपी सरकार ने उसके बाद तुरंत आंकड़ा जारी कर दिया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो बांटा गया है। सीएम योगी कह रहे हैं कि राहुल का बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। सदन में दिया गया राहुल का झूठा बयान अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहली बात तो कह दूं कि राहुल जी का बयान बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने एक बात साफ क्लियर कर दी कि नरेंद्र मोदी बोले तो पूरे हिंदुओं के नेता नहीं है, हिंदू समाज के वो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। ये तो वो कह ही रहे हैं ना, राहुल जी ने तो साफ क्लियर कर दिया। और ये आपने भी देखा होगा, चाहे इनके प्रवक्ता हो, प्रवक्ता टीवी में उत्पात मचाते हैं और इनके बड़े नेता संसद भवन में उत्पात मचाते हैं। इनका काम ये झूठ अनगनत बातें करके ही
देश को उल्टी दिशा देने का। और जो जिस तरह से राहुल जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर करा है। वो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट उन्हीं के लिए था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सनातन धर्म की सरकार कहते हैं और सनातन धर्म की लड़कियों की इज्जत बेच कर उतारी जाती है। सनातन धर्म के जो लड़के नीट का बच्चे एग्जाम दे रहे, उनका जो भविष्य है उसको अंधेरे में रखा जा रहा है। सनातन धर्म की जो बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल जा रही। तो यही राहुल जी का कहना था कि भाई जो सनातन धर्म के अपने आप को कहते हैं, तो मेरा मानना है कि सनातन धर्म के लोगों को कम से कम वो इज्जत तो दे। ठीक है, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे मुआवजे को लेकर था, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया। सीएम योगी ने ये भी बता दिया कि मुआवजा किस किस को मिला है, कैसे कैसे मिला है, क्या क्या विकास कार्य अयोध्या के इस दौरान यहाँ पर हुए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से आप लोगों ने वंचित किया है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू को भी रक्त रंजित किया था। आज जब अयोध्या अपने वैभव को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो कांग्रेस इसे कैसे अच्छा मान सकती है? इसीलिए कांग्रेस झूठ के पुलिंदे बना रही है। नहीं, ये तो सार्वभौमिक चीजें हैं कि अगर मैं मंदिर का ताला खुला था तो वीरभद्र सिंह हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद ही कहा था कि अगर राजीव गांधी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो निश्चित रूप से मंदिर भी बनाते। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, मंदिर वहां बनने से देश की किसी भी धर्म के व्यक्ति को आपत्ति नहीं है। अगर आप मुझे एक भी व्यक्ति की किसी की आपत्ति बता दो किसी भी धर्म की, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये तो बीजेपी है जो खाए मतलब इन्हें आते जाते धर्म। और अगर इन्होंने सही काम अयोध्या में सब लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि 100% लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को दे दिया, बाकी ज्यादातर लोगों को नहीं दिया। और लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि अगर औरंगजेब इनके बाद अगर कोई मंदिर तोड़ने वाला मिला ज्यादा तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। इनको देखिए किस तरह हराया, सीतापुर में ये हारे, चित्रकूट में ये हारे, सब जगह ये हारे, अयोध्या में तो हारे ही हारे हैं। और चलिए ठीक है, रत्नेश जी कह रहे हैं सब जगह तो आप हारे हैं, फैजाबाद में भी आप हार गए, हालांकि आप तो वहीं के शायद रहने वाले भी हैं, फैजाबाद के ही, और आपको भी शायद भरोसा नहीं होगा कि फैजाबाद से, अयोध्या से आप लोग हार जाएंगे। और राम नाम को लेकर ही आप मंचों पर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। हम राम को लेकर आए हैं, ये गुणगान आप कर रहे थे। लेकिन ठीक है, आज क्योंकि मजाक उड़ाते हुए भी इसी बात को लेकर अखिलेश यादव सदन के भीतर नजर आए थे। और लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, आप ने सोचा था कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लेकर आएंगे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। सपा की साइकिल जो है वो फुल स्पीड से दौड़ी, लेकिन अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहां को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? देखिए रितु जी, बहुत अच्छी बात कही। अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ने चित्रकूट का नाम लिया, अयोध्या का नाम लिया, रामेश्वरम का भी नाम ले लेते। देखिए विडंबना देखिए कि ये वही लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को राम का नाम लेकर हारा हुआ बताते हैं, जो कभी न्यायालय में जाकर राम के अस्तित्व को नकारते थे सरकार में रहते हुए। तो प्रभु श्री राम की कृपा से ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आज उनको भी भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने के लिए राम का सहारा लेना पड़ रहा है, जो राम को काल्पनिक बताते थे न्यायालय में जाकर। तो ये तो प्रभु का न्याय है, और मैं तो अयोध्या का हूँ, मेरे तो आराध्य है प्रभु श्री राम। उनका न्याय कभी खराब नहीं होता है। उनका न्याय है कि उनका विरोध करने वालों को भी आज टीवी पर उनका नाम लेके अपनी बात कहनी पड़ती है। दूसरी बात, जो आपने विधानसभा उपचुनाव की बात की, तो अभी तक एक भी ऐसे प्रवक्ता नहीं रहे जिन्होंने एक भी ऐसी विधानसभा का नाम लिया हो जहाँ पर चुनाव है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी विधानसभाएं हैं, चाहे वो खैर हो अलीगढ़ की, चाहे वो फूलपुर हो प्रयागराज की, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मधवा हो, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो करहल हो, चाहे वो कटहरी हो, चाहे वो कुंद्रजी हो। इन सभी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बम्पर मार्जिन से जीत कराएंगे। उसका कारण है कि जो झूठ और जो प्रपंच सपा और इंडिया गठबंधन के दलों ने यूपी में फैलाया था, वो अब एक्सपोज हो चुका है। तमाम सारी हमारी मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं जिनको 8500 खटाखट देने की बात की थी राहुल गांधी जी ने, वो कांग्रेस कार्यालय पे गई थी, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। उनको पता चल गया कि तो खटाखट कुछ और मिला हो या ना मिला हो, जनाधार तो इस बार मिल गया है ना खटाखटे ने। आप देखिए, आप तो सिमट गए ना,
आप उत्तर प्रदेश में कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर? और ये दूरी तय करने के लिए तो लंबा संघर्ष आपको करना पड़ेगा ना। इस बार तो जनमर्जी चली है। रीतू जी, लेकिन ये भी देखना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक किसान के खाते में 2000 टकाटक गए हैं और जाएंगे। इनका 85 तो मिला कि नहीं मिला वो नहीं पता, लेकिन हमने 2000 किसानों को दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अरे भैया रत्नेश क्या 15 लाख रुपए टकाटक पहुंच रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2000 खटाखट आपने डाल दिए हैं किसानों के खाते में। 15 लाख कब खटाखट आएंगे वो पूछ रहे हैं आपसे। मैडम, हमने 15 लाख की कभी मैनिफेस्टो में नहीं रखा था, कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिसमें 15 लाख की बात हो, जबकि 85 और 1 लाख इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, बाकायदा रसीदें काट के बाकी थी लोगों को। नहीं कहाँ पे रसीदें काट के दे? ऋषि जी जरा इनसे पूछिए, इनसे ये झूठ, ये भी झूठे, इनके नेता झूठे, इनके डीएनए में झूठा पानी। कहाँ है वो रसीदें? वो बताइए ना, वो पूछ रहे हैं कहाँ है रसीदें, कहाँ किसको काट के दी? हमारी सरकार आती हम पैसे देते, हमारी सरकार आती हम पैसे देते। ठीक है सर, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ, जरा सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं जी। देखिए मैं कह रहा हूँ, हमने कहा था कि नहीं, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, जवाब तो लेने दीजिए ना। जवाब क्या देते हैं? मैं कह रहा हूँ, हमने कहा था, हमारे नेता ने कहा था, यदि हमारी सरकार आई तो हम 8,500 रुपये और 1 लाख रुपए साल का टकाटक देंगे। हमारी सरकार आई नहीं, और अगर ये अभी इस्तीफा दे दे, जो ये अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, इस्तीफा दे दे, हमारे नेता प्राइम मिनिस्टर बन जाए, खटाखट देखिए वो कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बन नहीं पाई, अगर आप लोग इस्तीफा दे दें तो हम सरकार बना लेंगे और उसके बाद खटाखट पैसे हम डाल देंगे। इनके खाते में भी चला जाएगा। बनाने को इनको मौका दे दे। 200 अच्छा, इनके खाते में भी चल जाएगा। रत्नेश जी के भी किसी घर में, रत्नेश जी, राज शर्मा जी कह रहे हैं कि आपके खाते में भी चला जाएगा। अरे मैडम, फिर वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना कि भैया डाल दे भाई, 240 सीटें की होती तो आप बनाते। अच्छा, मेरे खाते में नहीं आए 15 लाख टकाटक। अच्छा, आपके खाते में आगे होंगे तभी इतना बोल रहे हो टकाटक। अब बताइए, इतनी नैतिकता भी नहीं है कि आपकी 3 गुना ज्यादा सीट कर अकेले जीत कर आई पार्टी, आपका पूरा इंडिया गठबंधन उतनी सीटें नहीं जीतता है जितनी। अरे भाई, कहाँ के कहाँ पहुँच जाए, ये उत्पाती लोग हैं ऋषि जी, ये नैतिकता का पाठ, रत्नेश जी, नैतिकता का पाठ तो आप कोई लोग ना पढ़ाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबकी नैतिकता को लोकसभा चुनावों में सबने देखा है। मंचों पर किस तरीके से आप लोगों ने बखान किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, नैतिकता उस वक्त आप लोग भूल जाते हैं, उसके बाद ही आपको याद आती है। लेकिन यहाँ पर अशोक कुमार तिवारी जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज कई मुद्दे उठाए सदन के भीतर, एक बार फिर से उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जब भी कभी हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना जो चलाई जा रही है उसको तो हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही ईवीएम का मुद्दा भी आज उन्होंने फिर उठाया और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भी आ जाएं कभी भी, तो भी हम नहीं चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव हो। सर, क्या कुछ आपत्तियां हैं? ये दोनों प्रश्नों को लेकर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, ईवीएम और अग्निवीर। जी, सच्चाई ये है कि अग्निवीर योजना पूरा देश पसंद नहीं कर रहा है। इससे हमारी सेनाओं में कमजोरी आती है। दूसरा, बाइफरकेशन होने से जो जवानों में भी उनके भी जो है आत्मबल में कमी आती है। इस तरह से 4 साल की नौकरी देना बहुत ही अमानवीय है और ये दुष्कृत्य है सरकार का। इसको तत्काल समाप्त होना चाहिए। अगर ये समाप्त नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम समाप्त कर देंगे और हम रेगुलर नौकरी देंगे सेना में, जिससे कि जवानों का अहित न हो, जवानों का मान सम्मान आहत न हो, जवानों को कोई तकलीफ ऐसी न हो जिससे उनका मानसिक रोग का शिकार होना पड़े। ये बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह सरकार है और वो अमानवीय व्यवहार कर रही है, जवानों को कमजोर कर रही है, जवानों हमारी सेना को कमजोर। ठीक है सर, मैं जवाब लेती इस पर रत्नेश मिश्रा जी से, लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।